Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अरविंद सिंह जी और ये ग्रेजुएशन में अगर मैं बात करूं तो बी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एमपीपीएससी 2013 में इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 19th रैंक थी और डीवाईएसपी पोस्ट पर ये चुने गए। तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट से शुरुआत की और वर्तमान में एसडीओपी हैं ये खाचरौद उज्जैन में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं? थैंक यू विकास भाई, मैं बढ़िया। आप सब भी ठीक है? ये ऐसी उम्मीद है मुझे। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, 2013 में जब आपने सिलेक्शन लिया उससे पहले एमपीपीएससी का जो सफर है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपके दिमाग में आया कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है और किस पोस्ट के लिए आपने ट्राई किया था? एक्चुअली यार मैं 2013 में एक्चुअली मैं स्कूलिंग मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूआईटी आरजीपी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल से। फिर 2013 में एक्चुअली क्या होता है मेरे हिसाब से है ना, बहुत सारी चीजें जब आप ग्रेजुएशन में होते हो तो कई बारी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता उन्हें करना क्या है एक्चुअली में। आज की परिस्थिति में भी यही है कि बहुत से लोगों को क्लियर होता नहीं है क्या करना। मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मैं पहले तो मैं सोच रहा था कि कुछ एमबीए वगैरह कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाऊंगा, उसके थ्रू मैं कुछ कॉर्पोरेट और इन सब में जाऊंगा। बट लकीली क्या हुआ, लास्ट ईयर में मेरा रूममेट था, उसके थ्रू मैंने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा। उसने मुझे जानकारी, जबकि मुझे ज्यादा जानकारी थी नहीं। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक था मेरी लाइफ में। तो इत्तेफाक हुआ ऐसा कि फाइनल ईयर पे अपीयरिंग थे हम। एमपीपीएससी 2012 की वैकेंसी आई थी तो हमने फॉर्म भर दिया था उस टाइम पे। और फिर फाइनल ईयर अपीयरिंग में ही प्रीलिम्स निकला। फिर उसके बाद मैं इंदौर गया, इंदौर में रह के मैंने पढ़ाई की, फिर जाके वहां से मेरा सिलेक्शन करना शुरू हुआ। तो मेरी लाइफ का यार मैं बताऊं तो मैंने बहुत प्लान्ड वे में तैयारी बिल्कुल नहीं की। मेरे लिए बहुत बड़ा इत्तेफाक था सिविल सर्विसेज में आना। बट जब मैं आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ ज्यादा अट्यून कर पा रहा हूँ खुद को इस प्रिपरेशन से। बिल्कुल। तो जब 2012 में आपने डिसाइड किया कि मुझे स्टेट पीएससी की तैयारी मतलब करनी है, एक्सीडेंटली ही सही, तो क्या रणनीति आपने तैयार की? क्या प्लानिंग आपके दिमाग में थी? एक्चुअली मैं बताऊं आपको क्लियर कि 2013 में प्रीलिम्स हुआ था तो मैंने बिल्कुल उसमें तैयारी नहीं की थी। उस टाइम पे क्या होता था कि सीसेट का एक पेपर हुआ करता था। तो सीसेट के पेपर में ना ये आपके मैथ्स, रीजनिंग और ये सब क्वेश्चंस बहुत आते थे। वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था थोड़ा, तो वो मेरा बहुत अच्छा था। एमपीजी के बहुत हल्का, बहुत वैसा आता था, बहुत हार्ड स्टफ नहीं था उसमें। तो बहुत इजी वे में अगर आप उसमें एवरेज स्कोर भी कर रहे हो 50-60%, बट अगर आपने सीसेट में 90-95% स्कोर कर दिया तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाता था। तो मेरे साथ यही हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन मेंस के लिए इंदौर आया, और जब मुझे याद है मैं 1 जुलाई को, 23 जून को रिजल्ट आया था। 1 जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ऑल टुगेदर, जीरो स्क्रैच से। तो 1 जुलाई से मेरे पेपर प्रिपरेशन शुरू की और 1 अक्टूबर से मेंस के पेपर थे 2013। तो वो जो 3 महीने में मुझे 2 सब्जेक्ट्स फुल फ्लेजेड 2 सब्जेक्ट्स तैयार करने थे। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था मेरा, एक मिलिट्री साइंस मैंने पिक किया था क्योंकि उसका सिलेबस कम था। तो वो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की। वो 3 महीने कैसे गुजरे, कहाँ क्या मैंने किया, कितना स्ट्रगल किया उसमें। अच्छा हुआ 1-2 अच्छे गुरु मिल गए मुझे वहां, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, तो उनके थ्रू मेरा प्रिपरेशन अच्छी हुई और लकीली मेरा वो मेंस भी क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद मेरी प्रिपरेशन का दौर शुरू हुआ। जी, तो जनरली देखें, आप नवोदय विद्यालय से आते हैं जहाँ एक बेहतरीन रूटीन प्रक्रिया होती है। सुबह उठना, सुबह से लेकर रात तक की प्रक्रिया जो है बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होती है। सुबह ब्रेकफास्ट, स्कूलिंग, देन रेमेडियल क्लासेस, सुपरविजन क्लासेस, स्पोर्ट्स और सारी चीजें। तो कितना क्रेडिट आप देते हैं स्कूलिंग को कि जो स्कूलिंग है वो उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा? यार मेरे हिसाब से मैं बताऊं आपको विकास भाई कि नवोदय विद्यालय एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मतलब एक ओवरऑल ग्रूमिंग के पर्सपेक्टिव में, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, हर चीज में मुझे लगता है कि नवोदय ने बहुत हेल्प किया। और मेरे ओवरऑल प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वो जो अपब्रिंगिंग हुई नवोदय में, सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल था, उसने मुझे बहुत मदद की डेफिनेटली। ग्रेट। अभी जब आप उज्जैन में पोस्टेड हैं और देखते हैं महाकाल की नगरी में हैं आप, इतना सारा लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजों को लेके आपको लाइन ऑर्डर ड्यूटीज भी होती होंगी, तो किस तरीके का रूटीन है आपका वहाँ? क्या दिनचर्या होती है आपकी?
एक्चुअली क्या है, अभी तो खैर जब से हमारी पोस्टिंग हुई तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमने कोविड के ड्यूटी में ज्यादा इंडल्ज रहे हम, तो जी ज्यादातर महाकाल से संबंधित ड्यूटीज हमारी शुरू में ही हुई थी जब महाशिवरात्रि थी। तो ओके एंगेजिंग है, पुलिस की नौकरी हो चाहे रेवेन्यू में आप एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम्स की नौकरी हो, हमारी नौकरी में एटलीस्ट इतना है कि आप एंगेज ज्यादा रहते हो। जी इतना हेक्टिक नहीं है, बहुत बहुत सुकून से आप जी सकते हैं, बट हाँ आपके आर्स, जो आपके आर्स होते हैं वो आपको कोई फिक्स नहीं होते हैं, आपको कब जाना पड़ सकता है, आपको हो सकता है 12 बजे रात से लेकर सुबह के 8 बजे तक कभी जाना पड़े, तो ये फिक्स नहीं है। अदरवाइज इतना हेक्टिक नहीं है, बहुत सुकून से नौकरी कर सकती है, मुझे तो ऐसा लगता ग्रेट। बतौर एसडीओपी आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या चीजें आप देखते हैं? है। देखिए, एक एसडीओपी एज एन एसडीओपी जो जी इस एक तो क्लियर कर दूं कि जो डीएसपी रैंक होती है उसमें जब आपको किसी एक सब डिवीजन का प्रभार मिलता है तो आप एसडीओपी कहलाते हैं। ये कई जी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जी तो जो सब डिवीजन में कई 2 थाने होते हैं, कई 3 थाने होते हैं, कई 4 थाने होते हैं। आप बीइंग अ फर्स्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर, आप चूंकि उसी सब डिवीजन में पोस्टेड होते हो और जी आप उस फील्ड के सबसे पुलिस में आप सबसे प्रथम सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हो। तो ओके आपका काम होता है दोनों थानों तीनों थानों पे अपना कंट्रोल एग्जर्ट करना। वहां पे जो भी अव्यवस्थाएं चल रही हैं या फिर कोई भी ऐसी समस्या है किसी भी व्यक्ति को जो थाने से संतुष्ट नहीं है, वो जी आपसे आके मिलता है, वो आप किसी समस्या अपनी बताता है, तो आप उसका निराकरण कर दो। तो बीइंग एन एसडीओपी, एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि आप अपने थाने के स्टाफ को, संबंधित थाने के स्टाफ को मोटिवेट करें लगातार कार्य करने के लिए। दूसरा, आप एक चैनल हो जाते हो जहां पे लोग, अगर थाने पर से समस्याएं नहीं सुनी जाती है तो वो आपके पास लाके कंप्लेंट डायरेक्ट दर्ज कर सकते हैं, तो फिर आप उसमें मॉनिटर करते हो उसको। तो ये सारी चीजें पुलिसिंग एस्पेक्ट से हैं। बाकी जितनी भी शहर में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्याएं हो या फिर कुछ ऐसा जो कि बहुत गंभीर है, जैसे खासकर अभी एपिडेमिक की सिचुएशन में, कोविड में हमारे पुलिस के साथियों ने बहुत ड्यूटी की, तो ये इस तरह की समस्याएं भी पुलिस कहीं ना कहीं निर्वहन करती है। जी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड 19 की, पूरा वर्ल्ड इससे ग्रसित है। ऐसे समय में जो जी। पुलिस है हमारे देश की, और आप जैसे जो हीरोज हैं जिन्होंने ये पूरा मोर्चा संभाल हम्म। रखा है, तो क्या कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई है पुलिस की? क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है एक बड़े पैमाने पर, उसको हाँ, भी कंट्रोल करना है। उसके अलावा सोशल सर्विस भी देखने को मिल रही है, जैसा हम देख पा रहे हैं कि डेफिनेटली। पुलिस हर तरीके मैं से तो लगी सबसे हुई है। पहले आपको जी आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपके घर परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है हमारे समाज के लिए, तो जी वो बहुत बधाई के पात्र है। वाकई में ये इस समय में मुझे एक पुलिसिंग का एक नया एस्पेक्ट, हमारी तो अभी नई नई सर्विस है, बहुत ज्यादा पुलिसिंग हमने अभी नहीं देखी है फील्ड जी में, अभी हमें हार्डली 6 महीने हुए हैं। जी तो जी जो एक पुलिसिंग का एक नया एस्पेक्ट है, एक जो ह्यूमन एंगल है जो पुलिसिंग का, कि कैसे आप लोगों की सेवा कर सकते हो, और एक जो समर्पित भाव से लग कर लोगों ने अपने एक नया एस्पेक्ट दिखाया है ना, उसने मुझे वाकई में बहुत मोटिवेट किया है। और मैं सभी अपने पुलिस साथियों का और सबको साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय में सभी का ध्यान रखा, और ध्यान नहीं रखा बल्कि ऐसा नहीं है कि कई, देखिए कोविड में आप ड्यूटी कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि रूटीन वर्क आपका कम हो रहा है, आपको ऑफिस वर्क भी देखना होता है, जी आपके पास क्राइम्स भी होते हैं, आपको वो भी इन्वेस्टिगेट करने हैं। तो एक्स्ट्रा वर्क आप जैसे दिन में अगर आप कोविड ड्यूटीज कर रहे हो तो हो सकता है शाम में आपको एक्स्ट्रा आवर्स निकाल के आपको ये सारी ड्यूटीज भी अपनी अदा करनी पड़े, तो सभी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है जी इस दौर में। ग्रेट ग्रेट। तो अभी जो है जब आपने मेंस लिखा 2013 और इंटरव्यू दिया और आपने रैंक भी उसमें ली, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी पीएससी से आपकी कि नहीं मुझे यूनिफॉर्म जॉब ही चाहिए, या आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते थे? नहीं यार विकास भाई, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं था, जी मतलब मैं प्री डिटरमिन नहीं था डेफिनेटली कि ओके मेरे को पुलिस में जाना है। ओके था ये जरूर था कि टॉप रैंक आनी चाहिए, सिंगल डिजिट में रैंक आए तो ज्यादा बेहतर चांसेस होते हैं कि जी आप एसडीएम के बाद एसडीओपी जनरली डीएसपी लोग प्रेफर करते हैं, जी टेंडेंसी, नॉर्मल टेंडेंसी। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मेरे को डीएसपी ही बनना है, बट लकीली हो गया, रैंक ऐसी आई और पोस्ट भी इस साल शायद कम थे बाकी रेस्पेक्ट में एसडीएम्स के और भी जो अदर डिपार्टमेंट्स के, तो फिर मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे इसको रखा था, तो फिर ये मुझे मेरी रैंक के हिसाब से ये पोस्ट मुझे मिल गई। बिल्कुल। जो ट्रेनिंग है आपकी, डीएसपी की जो ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग हाँ हाँ, काफी सुनते हैं काफी इंजॉइंग भी होती है, काफी हार्ड भी होती है, तो कितना हार्ड होती उसे है। रिलेट कर पाते हैं आप सारी चीजों से?
या ट्रेनिंग के बारे में तो मैं बहुत मतलब ट्रेनिंग वाकई में बहुत हार्ड थी हमारी। मतलब एक तो करीब 15-16 महीने की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग रही हमारी पुलिस एकेडमी में, उसके अलावा 2 महीने की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में ट्रेनिंग रही। उसके अलावा जो इंटरमिटेंट कोर्सेज हैं लाइक 15 डेज के आपको साइबर के लिए अलग, फिर वेपन ट्रेनिंग 2 महीने आरआईपीटीसी, टोटल इन टोटलिटी मतलब मुझे लग रहा है कि 24 मंथ से ज्यादा हमारी ट्रेनिंग रही है। तो इस दौरान मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये रही कि हमने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत अच्छी सर्कल हमारा बना, अपने दोस्तों के साथ हमने एंजॉय किया। हालांकि वहां पे लाइफ बहुत हार्ड होती है, तो आपको भी पता होगा कि वहां पे क्या क्या करना होता है। तो वहां पे लाइफ हार्ड तो है डेफिनेटली, बट हाँ ये है अपनी दोस्ती यारी में घूमना फिरना और सब आपस में हंसी खेल करते रहते हैं। ग्रेट ग्रेट। जब आपने इंटरव्यू दिया 13 में, तो कितने प्रिपेयर्ड थे इंटरव्यू को लेकर? क्या मतलब चीजें थी दिमाग में कि नहीं यार मैं जाऊंगा और पता नहीं क्या क्वेश्चंस होने वाले, कुछ क्या कोई डर था या फिर श्योर थे चीजों को लेकर? नहीं यार, मैं श्योर बिल्कुल नहीं था कभी भी, बिकॉज वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी कम प्रिपरेशन में मतलब सिविल सर्विसेज क्रैक हो सकता है। एक तो सिविल सर्विसेज के लेके खासकर इतने ज्यादा वो प्रिजम्पशंस हैं लोगों के कि लोग ऐसा बता देते हैं कि नहीं आपको 16 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है और इतने आवर्स आपको देने ही है, आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको ये अगर आपने आर्ट्स नहीं लिया तो हो सकता है आपके लिए बड़ा डिसएडवांटेज हो जाए। ये सारी की वदंतियां हैं जो पहले चलती थी कि नहीं यार सिविल सर्विसेज। अब वो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कभी 16 घंटे पढ़ नहीं सकता था और ना ही मैंने कभी कोई आर्ट सब्जेक्ट में मेरा कभी ऐसा इंटरेस्ट रहा था। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं इमेजिन भी करूं कि मैं मेंस एक बार में क्लियर करूंगा, वो भी 2-3 महीने की प्रिपरेशन में हार्डली। तो वो हुआ। फिर मुझे जब मेंस क्लियर हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार हो सकता है। और चूंकि मुझे ये था कि अभी तो ठीक है पहला अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा तो जरूर आगे देंगे, तो फिर मेरे को इतना मैं वरिड नहीं था इंटरव्यू को लेकर। और फिर इंटरव्यू अच्छा हुआ था। इंटरव्यू में काफी, एक तो इंटरव्यू लेने वाले हमारा एक व्यवहार सर करके थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो शायद अब रिटायर हो गए हैं। तो काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा उनसे और बड़ा लाइवली डिस्कशन हुआ, तो अच्छा स्कोर भी हुआ था इंटरव्यू मुझे जहाँ तक याद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक्स फ्रॉम द अनअकैडमी फैमिली। अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ये कोविड-19 सिचुएशन में, घर से वो जा नहीं सकते कहीं, तो क्या कुछ पॉइंट सजेशंस हैं आपके उनको? यार मैं तो अनअकैडमी का भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि अनअकैडमी से भी मैंने बहुत पढ़ा है। रोमन सैनी के जो उस टाइम के वीडियोज आज भी याद है मुझे, कन्वेंशन वाले वीडियोज थे इनिशियली उन्होंने डाले थे, और वो सारे वीडियोज मैंने देखे थे जब मैं इस सिलेक्शन के बाद से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी मैंने तब। तो अनअकैडमी हो गया, मृणाल हो गया, इनसाइट्स, इन सब ने बहुत हेल्प करी। मेरे मेजोरिटी 80% ऑफ माई प्रिपरेशन वाज बेस्ड ओनली अपॉन ऑनलाइन मटेरियल। और मैंने बहुत रेयरली कोई बुक्स उठाई हैं, मैंने सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन से और फिर चाहे वो पीडीएफ्स हो सारा मैंने वहीं से पढ़ा है। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ अनअकैडमी का भी कि उन्होंने वाकई में हेल्प की। और जितने भी वेबसाइट्स हैं, चाहे कोई सी भी वेबसाइट हो, अच्छी अगर हेल्पफुल है तो आप जरूर उनको रेफर करें। एक तो देखिए 2 चीजें हैं मैं आपको जो भी आपके दर्शक है उनको बताना चाहता हूँ। एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों को आजकल, एक डाउट है बड़ा ट्रेंड में है, ऐसा लोग मानते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम हो रहा है या फिर इंग्लिश मीडियम वालों की स्कोरिंग ज्यादा अच्छी हो रही है। ऐसा कई लोगों ने मेरे से पूछा, तो क्या ऐसा मीडियम इंग्लिश मीडियम मैं भी चुन लूं क्या, ऐसा कई लोगों ने मेरे से पूछा। तो उसमें मेरा एक बहुत क्लियर ओपिनियन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों का स्कोरिंग कम है। हिंदी मीडियम में ऐसा बहुत अच्छी कॉपी चेकिंग होती है, और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। मेन एक जो इश्यू हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये जरूर थोड़ा मैं पाता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन कंटेंट बहुत अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में इतना इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है। कोई भी अगर आप टॉपिक सर्च करें चाहे वीडियो सर्च करें तो आजकल, हालांकि वो भी ट्रेंड बदल रहा है, यूट्यूब पे अगर आप देखो तो हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे वीडियोस आने लग गए हैं। तो वो पैरिटी आ गई है। दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन योर ईज, हाउ मच ईज यू फील इन व्हाटएवर मीडियम यू आर पिकिंग। तो आप चाहे हिंदी में जाओ चाहे इंग्लिश में जाओ, बस आपको अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आप हमेशा एक्सेल करेंगे। थैंक यू सो मच सर इस इंटरव्यू के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू।